नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के लेसन 3 तथा लेसन 4 के बारे में। तो साथियों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की पुस्तकों का अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि किसी भी भर्ती में ज़्यादातर प्रश्न RBSE की पुस्तकों से ही पूछे जाते हैं। तो साथियों, बगैर समय को ख़राब करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3, इतिहास के जानने के स्रोत। इतिहास के जानने के स्रोत अनेक हैं, जिसमें मुख्यतः इतिहास को जानने के स्रोतों में 2 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत तथा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे स्रोत जिसमें स्थान घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इनसे तात्कालिक जीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, बर्तन, कलाकृतियाँ तथा ताम्रपत्र आदि को शामिल किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखने वाली चीज़ है, पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या शामिल होते हैं। अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, बर्तन, कलाकृतियाँ तथा ताम्रपत्र आदि को शामिल किया जाता है। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ है ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर लिखा हुआ लेख। अभिलेख हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंड, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, स्तूपों, मठों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। यहाँ अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। अभिलेखों से तात्कालिक शासकों तथा उसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेख मुख्यतः गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों के होते हैं। यह अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, अभिलेख मुख्यतः गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों के हैं। प्रमुख अभिलेखों में नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घंटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नानसा और बरनाला यूप अभिलेख, सामूली के अभिलेख शामिल हैं। तो ये प्रमुख अभिलेख हैं, नगरी, कंसवा, घंटियाला, किराडू, नानसा। घंटियाला अभिलेख के बारे में प्रतिहारों के बारे में है। ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पर साथियों, घंटियाला अभिलेख किस बारे में बताता है, तो यहाँ पर प्रतिहार शासकों के बारे में बताता है। बिजोलिया अभिलेख से चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ यह मुख्य चीज़ है कि बिजोलिया अभिलेख से किसके इतिहास की जानकारी मिलती है, तो बिजोलिया अभिलेख से चौहानों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे हैं स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इन दुर्गों में चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़ तथा तारागढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भवन, राजप्रसाद या महल, सार्वजनिक महल, स्नानागार, जनसाधन के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी आदि स्मारक हैं। यह हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य को चेतना और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। आगे हैं मुद्राएं। मुद्राएं अथवा सिक्कों, छापों, प्रतीकों, किसी भी काल की विशेष राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम, धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति की सूचक भी हैं। आहड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांभर, सुखाड़ियाँ के उत्पन्न सिक्कों एवं मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुइल आदि वंशों के काल, राज्य शासन, अधिगत सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 4 पे टॉपिक है अपना बर्तन एवं कलाकृति। बर्तनों के तहत मृंड भांड का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी के बर्तन। उत्खनन का शाब्दिक अर्थ होता है खुदाई। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबिया, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल की जानकारी प्राप्त होती हैं।
गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष हैं। यहाँ पर साथियों ध्यान रखने वाली चीज़ है कि गणेश्वर तथा नीम का थाना दोनों सीकर के ताम्र संस्कृति के अवशेष हैं। जोधपुरा, जयपुर, नौह, भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृतपांड, यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली चीज़ है जोधपुरा तथा नौह वहाँ से प्राप्त हैं काले तथा लाल मृतपांड। आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। 5 नंबर है अपना ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े प्रस्तरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्र से हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। आगे अपना सेकंड नंबर टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की मुख्य भूमिका होती है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में चौहानों की उत्पत्ति बताई गई। तो साथियों यहाँ मुख्य रूप से सवाल बनता है जयानक कृत पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक। किसके बारे में बताया गया है? चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची वचनिका, पद्मनाभ कृत कान्हड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। तो ये मुख्यतः राजस्थानी साहित्य के मुख्य लेख हैं, पुस्तकें। नैन सिंह की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने की जानकारी प्राप्त होती है। फारसी, उर्दू, तवारीफों इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतः मध्यकालीन इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा रचनाएं। साथियों यहाँ पर मुख्य रूप से प्रश्न बनता है कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखी गई पुस्तकें तथा पश्चिमी भारत की यात्रा मुख्यतः रचनाएं। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की। यहाँ पर मुख्यतः वंश भास्कर की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के कवि थे? बूंदी के राज कवि थे। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की। विश्वेशनाथ रेवकृत मारवाड़ राज्य इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास उल्लेखनीय है। अब पार्ट 3 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप अलग से कॉपी में उतार सकते हो, याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक यहाँ पर है सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के राजकवि। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो साथियों कान्हड़ देव प्रबंध पुस्तक के लेखक है पद्मनाभ। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टॉड। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मृद भांड का शाब्दिक अर्थ हैं मिट्टी के बर्तन। प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? कंटियाला के अभिलेख से। वीर विनोद की रचना किसने की? श्यामल दास। इतिहास जानने के स्रोत मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है?
तो इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत तथा साहित्यिक स्रोत। तो साथियों इस प्रकार कक्षा 6 का 3 नंबर पार्ट अपना कंप्लीट होता है। तो साथियों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से कर सको। तो आगे पढ़ते हैं अपन लेसन नंबर 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जानवरों से कंद मूल एकत्रित कर अपना जीवन यापन करता था। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण कुल्हाड़ी, गंडासा तथा छुरा हैं। ये मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेडस तथा चंबल नदी घाटियों के शैलाश्रों में बहुतायत पाए गए हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल और उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त हुए। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ है। यहाँ पर इस चीज़ को अंडरलाइन करना है कि सर्वप्रथम कौन सी धातु की खोज हुई, तो सर्वप्रथम तांबे की खोज हुई। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर तथा आड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। मुख्यतः अंडरलाइन करने वाली चीज़ें ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा, गणेश्वर तथा आड़ क्षेत्रों से। अब राजस्थान के अपन प्रमुख सभ्यता के प्राचीन केंद्रों के तहत अपन अध्ययन करेंगे कालीबंगा के बारे में। राजस्थान में द्वस्तती और सरस्वती नदी की घाटी में पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की, जो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। तो साथियों यहाँ पर मुख्य रूप से याद करने वाली चीज़ें, कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। कालीबंगा किस नदी के स्थल पर है, सरस्वती नदी घाटी के स्थल पर है। कालीबंगा कौन से ज़िले में, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। बाद में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई हुई। खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकानों में 4-5 बड़े तथा छोटे कमरे मिले हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएँ बनी हुई। संभवतः यह धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते। तो यहाँ पर मुख्यतः सवाल बनने वाली यही चीज़ है कि राजस्थान में कालीबंगा के किस क्षेत्र अग्निकुंड की वेदिकाएँ कहाँ से मिली, तो अग्निकुंड की वेदिकाएँ कालीबंगा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। दूसरे टीले में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के स्वरूप दिखाई देती हैं। इस नगर की प्राचीन काल में बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। तो साथियों यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि किस सभ्यता से कृषि भूमि के साक्ष्य तथा जुताई के संकेत मिले हैं, तो आंसर होगा कालीबंगा। खुदाई से हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंधा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ तथा खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपना सभ्यता के स्थलों में अपना आहड़ या आगाटपुर। उदयपुर के पूर्व में आहड़, बेडस, आयड़ नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं। तो आहड़ या आगाटपुर बेड़च या आयड़ नदी के किनारे स्थित हैं, जिसे स्थानीय लोग धूलकोट भी कहा जाता है। यह बस्ती पहले ताम्रवर्ती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र होने के नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखने वाले आहड़ सभ्यता। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों में मिट्टी से बनी हुई, जिसकी छत बांस और केलू से बनी हुई होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पट्टी मिट्टी चढ़ाकर छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला। माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मर्दबांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे।
धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मुहरें प्राप्त हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता प्राकृतिक रूप से विध्वंस से हुई। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े, गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। आगे है बालाथल। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में जो सभ्यता मिली वह ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल में कोहकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल एक ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी मिले हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कणफू, गले के हार के लटकन आदि मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। आगे हैं गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर में यह सभ्यता मिली। इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूरी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित हुई। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत मात्रा में मिले, जिनमें बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिन्नों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पीतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी, विशेष चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि प्रमुख थे। आगे अपन सभ्यताओं के तहत अध्ययन करेंगे बेराट। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बे में यह सभ्यता है। तो बेराट किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। यहाँ बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी प्रसिद्ध है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए। यहाँ से अशोक स्तंभ के 2 भ्राभु अभिलेख तथा बेराट एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। तो किस सभ्यता से भ्राभु अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बेराट सभ्यता से। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक, त्रिरत्न चिन्ह युक्त अंकल, घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर के संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। अन्य प्रमुख सभ्यता के सांस्कृतिक केंद्र भीलवाड़ा के तहत बागोर तथा ओजियाना, ये भीलवाड़ा के तहत सभ्यता केंद्र मिले हैं। जयपुर के तहत सांभर तथा जोधपुरा। टोंक जिले के अंतर्गत नगर तथा रैंड। चित्तौड़ जिले के अंतर्गत नगरी। भरतपुर में सभ्यता स्थल 9। जालोर के तहत भीनमाल। राजसमंद में पचमाता तथा गिलुंड। इस प्रकार ये प्रमुख सभ्यता स्थल थे। तो साथियों, इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, कालीबंगा किस जिले में है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। अशोक का भ्राभु अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? आंसर रहेगा बेराट से। क्वेश्चन नंबर 3, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? आंसर होगा बेराट। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 यूनानी भारतीय शाखाओं की मुद्राएं मिली हैं? बेराट सभ्यता से। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? बेराट सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 6, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? बेराट तथा बालाथल। ताम्र संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर की सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो आंसर रहेगा सर्वप्रथम तांबे की धातु का प्रयोग किया गया। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो आंसर है अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। 10वीं-11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाने लगा? तो आंसर रहेगा साथियों आहड़। तो साथियों इस प्रकार अपने कक्षा 6 के पाठ संख्या 3 व पाठ संख्या 4 का आपने अध्ययन किया। इसी प्रकार अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो साथियों मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए तथा अपन कक्षा 6, कक्षा 7 सभी पुस्तकों का अपन अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर ज़रूर करें।